दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। युद्ध के बीच इराक के सबसे बड़े शिया धर्मगुरु का बड़ा ऐलान। आपस में मत लड़ो, सऊदी पर हमला बंद करो, इजराइल अमेरिका की साजिश का हिस्सा मत बनो। जानेंगे पूरा मामला, अगली खबर में आपको बताएंगे। अब बाब अल मंदब से गुजरने वाले जहाजों से फीस वसूलने की तैयारी में हौती कर दिया ऐलान। दुनिया के तेल और व्यापार पर पड़ सकता है बड़ा असर। और इनके अलावा आपको बताएंगे, ईरान ने यूक्रेनी बंदरगाह पर जवाबी हमले पर किया विचार। साथ में आपको बताएंगे, रूस ने टेलीग्राम के फाउंडर के खिलाफ क्यों जारी किया अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, इराक के सबसे प्रभावशाली शिया नेता मुक्तदा अल सद्र ने ईरान समर्थित सशस्त्र गुटों और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC को बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि इराक की धरती का इस्तेमाल किसी दूसरे देश पर हमला करने के लिए नहीं होना चाहिए। मिडिल ईस्ट आई के मुताबिक मुक्तदा अल सद्र ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि ईरान समर्थित हथियारबंद गुट इराक को एक नए युद्ध में धकेलने की कोशिश न करे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि बेकाबू मिलिशिया हमारे खाड़ी देशों के भाइयों को हमारी पवित्र धरती को निशाना बनाने का बहाना ना दे। उन्होंने सभी पक्षों से अपील की कि वो जायूनी अमेरिकी दुश्मन की उस साजिश का हिस्सा ना बने जिसका मकसद मुस्लिम देशों को आपस में लड़ाना और खून खराबा करवाना है। अल सद्र ने कहा कि इराक और उसके लोगों को अब सिर्फ शांति चाहिए, युद्ध नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि पूरा क्षेत्र विदेशी सैन्य ठिकानों और बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए ताकि मध्य पूर्व में स्थायी शांति स्थापित हो सके। ये बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका और सऊदी अरब ने इराक में ईरान समर्थित गुटों के ठिकानों पर संयुक्त हवाई हमले किए हैं। इन हमलों के बाद इराक के प्रधानमंत्री अली अल जैदी ने हालात की गंभीरता को देखते हुए तत्काल सुरक्षा बैठक बुलाई। रिपोर्टों के मुताबिक इन हमलों में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज PMF के कम से कम 20 लड़ाके मारे गए। वहीं दूसरी ओर ईरानी सैन्य सूत्रों ने इस आरोप को खारिज किया है कि सऊदी अरब पर दूसरे देशों से दागे गए रॉकेटों या मिसाइलों के पीछे ईरान का हाथ था। गौरतलब है कि मुक्तदा अल सद्र का अतीत में ईरान के साथ करीबी संबंध रहा है, लेकिन उन्हें हमेशा एक ऐसे नेता के रूप में देखा जाता है जो इराक के राष्ट्रीय हितों को क्षेत्रीय राजनीति से ऊपर रखते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि अल सद्र का यह बयान सिर्फ ईरान समर्थित गुटों के लिए चेतावनी नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र को यह संदेश भी है कि अगर इराक फिर किसी बड़े क्षेत्रीय युद्ध का मैदान बना तो इसका सबसे बड़ा नुकसान इराक की जनता को ही उठाना पड़ेगा। ऐसे में आने वाले दिनों में यह देखना बेहद अहम होगा कि ईरान समर्थित गुट इस चेतावनी पर क्या रुख अपनाते हैं और इराक की सरकार हालात को कितना कंट्रोल कर पाती है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, यमन के हौथी आंदोलन यानी अंसारुल्लाह ने अब ऐसा कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी है जिसका असर पूरी दुनिया के व्यापार और तेल बाजार पर पड़ सकता है। अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक हौथी अब बाब अल मंदब जलडमरुमदिये से गुजरने वाले अधिकांश व्यापारिक जहाजों पर फीस लगाने की योजना पर विचार कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार हौथी इस बात पर चर्चा कर रहा है कि दक्षिणी लाल सागर और बाब अल मंदब से गुजरने वाले जहाजों से किस तरह फीस वसूला जाए। हालांकि अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि यह व्यवस्था कब लागू होगी और चार्ज कितना होगा। हौथी समूह की ओर से भी इस रिपोर्ट पर फिलहाल कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब कुछ दिन पहले ही हौथियों ने सऊदी अरब के बंदरगाहों से जुड़े जहाजों पर समुद्री नाकेबंदी का ऐलान किया था। इसके बाद लाल सागर में तनाव और बढ़ गया है, जिससे वैश्विक व्यापार, तेल सप्लाई और अंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों की चिंता भी बढ़ती जा रही है। इसी बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है। रॉयटर्स के मुताबिक चीन ने हौथियों से सीधे संपर्क स्थापित किया है और उनसे यह भरोसा मांगा है कि बाब अल मंदब से गुजरने वाले चीनी जहाजों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि बीजिंग अपने तेल और व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना चाहता है, क्योंकि चीन के लिए सऊदी अरब से आने वाला तेल बेहद महत्वपूर्ण है।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन उन शुरुआती देशों में शामिल है जिसने लाल सागर की सुरक्षा को लेकर हौथियों के साथ सीधे संवाद शुरू किया। वहीं चीन के विदेश मंत्रालय ने केवल इतना कहा है कि वो हालात पर नजर रखे हुए हैं और सभी पक्षों से तनाव कम करने और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा बनाए रखने की अपील करता है। उधर समुद्री निगरानी से जुड़े आंकड़ों के अनुसार हौथियों के नाकेबंदी की घोषणा के बाद भी कम से कम 4 तेल टैंकर सऊदी अरब के यनबू बंदरगाह से तेल लेकर चीन की ओर बाब अल मंदब के रास्ते रवाना हुए। वहीं हौथियों की चेतावनी के बाद कई अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों ने अपने जहाजों के रास्ते बदलने शुरू कर दिए हैं। कुछ तेल टैंकर तो सुरक्षा कारणों से बीच रास्ते से ही वापस लौट गए। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर बाब अल मंदब में तनाव इसी तरह बढ़ता रहा तो एशिया और यूरोप के बीच होने वाला समुद्री व्यापार प्रभावित हो सकता है, तेल की ढुलाई महंगी हो सकती है और वैश्विक बाजारों में ऊर्जा संकट का खतरा भी बढ़ सकता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरान और यूक्रेन के बीच हालात अचानक बेहद तनावपूर्ण हो गए थे, लेकिन आखिरी समय में बातचीत के जरिए बड़ा टकराव टल गया। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को यूक्रेन ने कैस्पियन सागर में एक ईरानी मालवाहक जहाज पर हमला किया। इस हमले में एक ईरानी नाविक की मौत हो गई। इसके बाद ईरान ने कड़ी नाराजगी जताई और जवाब देने की चेतावनी दी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान यूक्रेन के किसी बड़े बंदरगाह पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने पर विचार कर रहा था। बताया जा रहा है कि यह हमला सिर्फ चेतावनी देने के लिए होता ताकि यूक्रेन को सख्त संदेश दिया जा सके। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि ईरानी जहाज पर हुआ हमला बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता और इसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन मामला उस समय बदल गया जब यूक्रेन ने तुरंत ईरान से संपर्क किया। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने ईरान को बताया कि ईरानी जहाज पर हमला जानबूझकर नहीं किया गया था और यूक्रेन किसी भी तरह से ईरान के साथ लड़ाई नहीं चाहता। बातचीत के बाद ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि उन्हें यूक्रेन की तरफ से भरोसा दिया गया है कि यह हमला गलती से हुआ और यूक्रेन तनाव बढ़ाना नहीं चाहता। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि अगर भविष्य में ईरानी नागरिकों या ईरान के हितों पर हमला हुआ तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, रूस ने मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के फाउंडर पावेल दुरो पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप में मामला दर्ज किया है। रूस की सुरक्षा एजेंसी FSB यानी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस का आरोप है कि टेलीग्राम का इस्तेमाल यूक्रेनी सीक्रेट सर्विसेज की ओर से भर्ती और आतंकी गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। FSB ने दावा किया कि टेलीग्राम का इस्तेमाल रूस के अंदर तोड़फोड़ और आतंकी गतिविधियों की तैयारी के लिए किया गया। एजेंसी का आरोप है कि टेलीग्राम ने उन चैनलों, चैट और बोट्स को हटाने में सहयोग नहीं किया जिनका इस्तेमाल यूक्रेन की ओर से किया जा रहा था। दरअसल रूस में जन्मे पावेल दुरो के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। हालांकि यह साफ नहीं है कि दूसरे देश या उनकी एजेंसियां रूस की ओर से जारी इस वारंट पर कार्रवाई करेंगी या नहीं। इससे पहले दुरो रूसी अधिकारियों पर आरोप लगा चुके हैं कि वो टेलीग्राम की रीच को लिमिट करने के लिए नए बहाने तलाश रहे हैं। दुरो ने 2014 में रूस छोड़ दिया था। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।